एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे और मुल्तान का मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल मुल्तान में खासा अच्छा मौसम है और हर तरफ घूमने फिरने की जगह पे काफी रश देखते हैं हम। जैसे ही मुल्तान वालों को मौसम थोड़ा सा अच्छा मिलता है फौरन से वो सैर सपाटे का प्लान बना लेते हैं और उस मौसम को फुल तरीके से एंजॉय करते हैं। तो नाज़रीन, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बचपन की यादें। देखा, आप भी ये सुनते ही फ्लैशबैक में चले गए ना। बचपन चीज ही ऐसी है, बचपन की यादें चीज ही ऐसी हैं कि आपके जहन में आते ही आपकी जो मेमोरी है वो फ्लैशबैक में चली जाती है और आप आज के इस टेंशन वाले दौर में जहां आप बहुत डिप्रेस भी हो जाते हैं, जब कभी भी आपको बचपन की याद आती है तो आप अचानक से बैठे बैठे मुस्कुराने लगते हैं। तो जी, मैं आज जो आपसे कुछ यादें यहाँ पे शेयर करूंगी, हर इंसान के बचपन की याद होती है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसकी बचपन की यादें ना हो। उनमें से कुछ आज मैं आपसे शेयर करूंगी। उनमें सबसे पहले स्कूल की यादें आपसे शेयर करूंगी। स्कूल में सबसे पहले जाके अपने फ्रेंड के लिए एक सीट बचा लेना और उधर अपना बैग रख देना कि जी यहाँ पे मेरा फ्रेंड आके बैठेगा, कोई ना बैठे। टीचर्स को कॉपीज चेक करवाते हुए सबकी कॉपीज के बाद नीचे से दोबारा कॉपीज निकाल के अपनी और अपनी फ्रेंड के ऊपर रख लेना। उसके अलावा रास्ते में छुट्टी के टाइम आते हुए लोगों की कुंडियां बजाना या बेल दे के भाग जाना। उसके अलावा कलर्स लॉलीपॉप होते थे बचपन में, उसको खा के अपनी जबान जो है उसको चेक करना कि जी कलर कितना तेज हो गया है। उसके अलावा अगर आप सेटिंग्स कर रहे हो अपनी अलमारी की, अपने घर की, और अचानक से एक पुरानी एल्बम आपके हाथ लग जाए तो हो आप तो बहुत पीछे चले जाते हैं। और अगर आपके बच्चे पास बैठे हैं या कोई भी बैठा है, आप बिल्कुल उसको पूरी जो है अपनी एक कहानी बताने लग जाते हैं। इस पिक्चर में ये स्टोरी जो है वो कैद है, और खुद भी मुस्कुराने लग जाते हैं। कोई ऐसा ड्रेस जिसका सूट तो खत्म हो चुका है लेकिन दुपट्टा आपके हाथ लगता है और आप उसको देख के मुस्कुराते हैं। उसकी साथ जुड़ी हुई सारी यादें जो हैं वो याद करते हैं और सारा दिन वो आपके जहन में घूमती रहती हैं चीजें और आपका दिन भी अच्छा हो जाता है। इसी तरह जी, आज जो हमारे पास मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि उनकी बचपन की कुछ यादें, कुछ शरारतें हैं या कोई ऐसी शरारत जिन पे उनको अपने मम्मा पापा से बड़ी डांट पड़ी हो, मदरसे में पिटाई हुई हो, स्कूल में पिटाई हुई हो उनकी, उनसे भी पूछेंगे। और जाते जाते आपने मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना है कि आपके बचपन की ऐसी कौन सी यादें हैं जिसे आप आज भी याद करके मुस्कुरा पड़े। जी, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ सबसे पहले जो मौजूद हैं, पंजाब टीचर्स यूनियन के सदर, अपनी फील्ड का बेमिसाल नाम, 50 साल के अरसे से ज्यादा शोबा तालीम से मुंसलिक, बहुत से टीचर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और मुख्तलिफ शोबा जात से ताल्लुक रखने वाले अफसरान के उस्ताद राना मोहम्मद असलम सागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जो दूसरी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उनमें मेडिकल के शोब मुल्तान में मेडिकल के शोबे से वाबस्ता ताल्लुक रखने वाली, बहुत ही कम उम्र में, कम वक्त में एक कामयाब डॉक्टर, एक कामयाब सितारे की तरह उभर के सामने आई है। मल्टी टैलेंटेड शख्सियत की मालिक, जो कि एक अच्छी डॉक्टर भी हैं, डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, शायरा भी हैं। मुल्तान में एस्थेटिक्स की वाहिद खातून डॉक्टर मन्नाल सिद्दीकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आइए इनसे बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। जी डॉक्टर मनाल, आप बताएं आपकी कुछ बचपन की याद कोई ऐसी जिसको आज भी याद करके आप मुस्कुरा पड़ती हैं? बचपन की यादें आप जब उस वक्त नाम ले रही थी पिटाई वगैरह होने का, तो मुझे एक याद आ रही है कि पता नहीं मुझसे स्कूल में कोई गलती हो गई थी, क्या हुआ था मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं है। बट आई रिमेम्बर दैट, क्योंकि मैं बहुत पढ़ने वाली बच्ची होती थी, शायद मार्क्स कम आए थे, उससे मेरी अम्मा ने मुझे बड़ा मारा था कि तुम्हारे मार्क्स क्यों कम आए, सेकंड पोजीशन थी, फर्स्ट आनी थी, व्हाटसोएवर। लेकिन मैंने कोई गलती कर दी थी जिसकी वजह से हुआ था। हमारे घर में उर्दू को ना बहुत अहमियत दी जाती थी क्योंकि उर्दू घराने से थे, तो उर्दू में मार्क्स मार्क्स कम आना ना एक बहुत बड़ी बात हमारे घर में होती थी कि उर्दू में मार्क्स कम आ गए। तो मेरे अब्बा ने क्या किया, दूर से खींच के चप्पल, मैं ये टेबल थी बीच में, मैं उस साइड पे हूँ, मैं भाग रही हूँ, वहीं से खींच के चप्पल मारी थी। मुझे वो अभी तक याद है। तो यानी कि उसके बाद फिर हाँ, आपके पूरे नंबर आने लगे। बिल्कुल, फिर इतने नंबर अच्छे आए कि फिर शायरा बन गए उर्दू के। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, तो सर आपकी कोई बचपन की याद? गुजारिश है कि मैं, जो मेरा बचपन जो है ना जी, वो बड़ा ही अजीब व गरीब है। वो कैसे सर? कि
یہ پاکستان بننے کا ابتدائی زمانہ تھا. تو آج کے جو اسکول ہیں یا آج کا جو تعلیم ہے وہ وقت نہیں تھا. اور پھر ہم دیہات میں رہتے تھے. آج بھی شہر کی آب و ہوا سے جب بھی گھبراتا ہوں میں لوٹ کر دیہات کی جانب چلا جاتا ہوں. تو وہاں کچھ بزرگوں کے مزار ہیں اور پرانی یادیں ہیں، اور وہ سکول بھی اب تک، اور وہ کمرے بھی موجود ہیں جو کچی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے اور جن کے نیچے فرش نہیں تھا. ہم اپنے گھر سے ایک بوری کا ٹکڑا یا کوئی ایسا چٹائی وغیرہ خود لے کے جاتے تھے، بستے کے ساتھ، وہ بھی بغل میں دبا کے لے کے جاتے تھے. اور پھر اس کمرے کی صفائی بھی خود کرتے تھے، پانی چھڑکتے اور وہ اپنا بچھایا اور اس پہ بیٹھ جاتے تھے. تو اساتذہ بھی بہت سادہ تھے، اکثر سائیکلوں کے اوپر دھوتی باندھ کے آتے تھے اور وہ شلوار بھی سکول میں آ کے بدلتے تھے اور پھر وہ لباس وہیں پر رکھ کر چلے جاتے تھے اور دوسرے دن پھر وہی ان کی روٹین ہوتی تھی. تو اس طرح کا وہ ایک عجیب وقت تھا. آج تو تعلیم کا اور تعلیمی ماحول کا وہ تصور ہی نہیں ہے، بہت چینج ہو گیا. مکمل بدل چکا ہے. جی بالکل. ہر استاد محترم کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا تھا، اور والدین کا یہ معاملہ تھا کہ میرے والد صاحب فوج میں تھے، تو کبھی کبھی جب آتے تو استادوں سے مل کے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ استاد محترم اس کی ہڈیاں ہمیں دے دینا، گوشت پوشت آپ کا. یعنی انہیں کھلی چھٹی دیتے تھے کہ کچھ ہو، پڑھانا ہے، یہ ان کی نیت ہوتی. تو اس انداز میں پھر جو ہماری سرگرمیاں ایکٹیویٹیز تھیں وہ تو نہیں تھیں جو ڈاکٹر صاحبہ کی تھیں، وہ بالکل مختلف. ہمیں کہا جاتا کہ ایک ایک پودا لائیں اور اپنے اپنے نام کا اسکول میں لگائیں، اور اس کو پانی بھی دینا ہے. اور پانی ایسے نہیں دینا ہے کہ بٹن کھول دیا آج بجلی کا پانی وہاں چلا گیا. بجلی بھی ناپید تھی، بجلی وغیرہ کا تصور ہی نہیں تھا. ہاں نہیں تھا. تو پھر اس میں بالٹیاں بھر کے کسی کنویں سے، کسی جگہ سے، کسی کھالے نالے سے ہم اس درخت میں ڈالا کرتے تھے. الحمدللہ آج بھی میں اس 50-55 سالہ پرانے اپنے لگائے ہوئے شیشم کے درخت کی زیارت کرنے جاتا ہوں. زبردست. یعنی کہ اس میں آپ نے ان کو جی ہم اتنے دلچسپی سے اور محنت سے پانی دیا مجھے ہے. یہ بھی یاد ہے کہ یہ درخت جو ہے میرے فلاں کلاس فیلوں نے لگایا تھا، فلاں نے لگایا تھا. اب ان میں بہت سارے تو رخصت ہو گئے ہیں، لیکن جو ہیں وہ ملتے بھی ہیں. تو یہ ایک بالکل منفرد معاملہ تھا. دیہی علاقے کی جو صورتحال ہے وہ شہری ماحول سے مختلف بہت تھی، مختلف ہے. جی لیکن شہری ماحول بھی لیکن آج کا وہ ہے جو شہری ماحول تھا اس وقت کا، وہ آج کا دیہاتی ماحول ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اب دیہاتوں میں بھی بڑی چینج آ رہی ہے. بہت چینج آ گیا. لیکن اگر ابھی بھی ہم وہاں کا رخ کرتے ہیں تو ہمیں جو تازہ ہوا اور گرینری دیکھنے کو ملتی ہے نا، وہ ہماری آنکھوں کو بڑی ٹھنڈک بخشتی ہے. چھٹی ہوتی تھی تو ہمارے گھر کے، ہمارے گاؤں کے قریب ایک نہر بہتی تھی، تو پھر ہم اس پہ چلے جاتے اور اس میں وہ کچھا پہنتے اور سب ڈبکیاں لگاتے. اور جیسے آپ کے والد صاحب نے بولا کہ گوشت آپ رکھ لینا اور ہڈیاں ہمیں دے دینا، تو کبھی ایسا واقعہ ہوا بھی کہ آپ کو پٹائی وغیرہ لگتے تھے پڑھائی میں ہی لگتے تھے یا وہ پودے کی نشو نما میں لگتے تھے؟ پڑھائی پہ لگتے تھے. پڑھائی پہ لگتے تھے. استاد بڑے مہربان تھے، شفیق تھے، آج بھی ہم ان کے احسان مند ہیں. اور جس انداز کا انہوں نے پڑھایا، میرا خیال ہے آج وہ تعلیم کا معاملہ تو نظر نہیں آتا ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے. پروگریسو دور ہے، جو بھی ایک سلسلہ ہے وہ مختلف ہے. آپ کی اور بھی فیملی میں کوئی ٹیچر ہے؟ ماشاءاللہ آپ جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. کون کون ہیں آپ کی فیملی میں جو جی ٹیچر؟ میری بھابھی اسکول میں ٹیچر ہیں، سینئر، یہیں پہ اسلامیہ، یہ جو گورنمنٹ ہائی اسکول کا گہرم گیٹ میں ہے. میری بیٹی ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول بستی ملوک میں ہے. تو ہے میری ایک بیٹی اور ہیں جنہوں نے
अपना एक इदारा लिया हुआ है गवर्नमेंट से, वो उसकी प्रिंसिपल है। तो मेरे भाई स्कूल टीचर थे। तो हमारी जो है ख़ानदानी बात है कि मेरे दादाजी पहले फ़ौज में थे इंडिया में, और वो वहाँ से रिटायर होके आए। तो फिर प्राइमरी स्कूल, वो भी गांव था रेवाड़ी ज़िले का, एक शहर के करीब ही था, तो उसमें वो हेड मास्टर थे। तो अच्छा मनाल साहिबा, आप बताएं कि आप डॉक्टर हैं, आपकी इस फील्ड में कोई और भी आपकी फैमिली में है? मेरी मदर है, मेरी मदर थी आर्मी में है, मेरी मदर वो डॉक्टर है। मेरी अक्सर फैमिली में मेरी ननियाल डिडियाल डॉक्टर्स और टीचर से ही भरी हुई है। अच्छा, लोग ये इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं हाँ। या डॉक्टर जो होते हैं वो फिजिशियन या बनते जी। हैं, तो आपको स्किन की तरफ आने का ये इस तरह का ख्याल कैसे आया? ऑनेस्टली अगर सच पूछें तो मैंने पहले स्किन में नहीं आना था, मेरा अपना ये था मैंने सर्जरी में जाना है, क्योंकि मेरा हाथ सर्जरी पे बहुत अच्छा था। तो ऑब्वियसली हर बच्चे की वो होती है, जब आप ऑब्वियसली 5 इयर्स पढ़ के आते हैं और जॉब करते हैं, आपको आइडिया होता है कि किस में आपका इंटरेस्ट है। लेकिन मेरी डर्माटोलॉजी स्टार्टिंग में इतनी अच्छी थी कि मेरे जो डर्माटोलॉजी के उस्ताद है वो कहते थे कि तुमने डर्माटोलॉजिस्ट ही बनना है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे जाती गई, सर्जरी के उस्ताद कहने लगे कि नहीं ये तो सर्जरी बनेगी। आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने अपनी फर्स्ट मंथ ऑफ हाउस जॉब में जो था इंडिपेंडेंट लैब कोली वगैरह कर ली थी, कोलेसिस्टेक्टमी जो थी गॉल ब्लैडर की कर ली थी। तो उनको था कि ये बनेगी। लेकिन जब कोविड आया, मेरी हाउस जॉब उसके बाद ख़त्म हुई, तो उस वक्त जो सिचुएशन थी पाकिस्तान की ऐसी थी, कोई किसी भी डॉक्टर को जॉब नहीं मिल रही थी। अगर आगे भी पढ़ रहे थे तो आपको पता है यहाँ पे सारी चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल रहती है, जब तक आपके पीछे सपोर्ट ना हो, किसी का सिफारिश ना हो तो नहीं होता काम। तो इस वजह से फिर ये था कि मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया और उन्होंने मुझे डर्माटोलॉजी की बेसिस पे जो था रख लिया, और फिर वहीं से उन्होंने मैं परवान चढ़ी और फिर मेरा इंटरेस्ट खुद ही उसमें बढ़ता गया। और ऐसा ऐसा ऑब्वियसली डर्माटोलॉजी की हुई थी, तो जब पेशेंट्स आने लगे मुझे उसमें इंटरेस्ट होने लगा, मेरा खुद दिल करने लगा कि मैं करूँ। तो इस तरह से फिर मैं आगे बढ़ चलती गई। दरकार होता है देखिए जो डर्माटोलॉजी होती है, डर्माटोलॉजी इज़ अ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। स्पेशलाइजेशन जब आप करते हैं, ड्यूरिंग कोविड मैंने इसकी जो थी बाकायदा ट्रेनिंग ले ली थी अपने मेरी जो एजुकेशन है वो बेसिकली लाहौर से वहीं से मैंने की थी। इसके लिए टाइमिंग ये होता है कि आपने जब 5 इयर्स ऑफ MBBS कर लिया, उसके बाद आपने 5 इयर्स की ट्रेनिंग करनी होती है, जिसके बाद आपको डिग्री मिलती है। दिस इज़ फॉर FCPS। अगर आप उसकी जगह MCPS पे जाते हैं, वो भी आपका हो सकता है, वो विद इन 2 इयर्स होता है। तो आप ये समझें, जब छोटे थे बच्चों को कहा जाता था बस मैट्रिक कर लो, उसके आगे बहुत आसानी है। तो ज़रा बड़े हुए तो कहा गया कि नहीं कॉलेज चली जाओ, उसके बाद सब आसानी है। लेकिन आपकी असल लाइफ जो है, जब मुझे कहा गया था कि 5 साल MBBS कर लो आसानी है, लेकिन मुझे तो उसके बाद पता चला कि इसके आगे तो मुश्किल ही मुश्किल है। तो बस फिर इंटरेस्ट हो गया। हाँ जी, कॉलेज की बड़ी इजी है। बिल्कुल, कि बस इतना पढ़ लो, वो पढ़ते पढ़ते इतना आगे जाना पड़ता है। ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहना चाहिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं जहाँ पे होती हूँ, मेरे क्लिनिक वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। साथ साथ जॉब के साथ मैंने आगे पढ़ा भी है और वो भी किया है, उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। और अच्छा हो गया आपको क्लिनिक पे जॉब करते हुए? अराउंड 2 इयर्स उन्होंने भी मतलब ट्रेनिंग करवाई ट्रेनिंग्स थी? की है मेरी। बेसिकली मैं UK सर्टिफाइड हूँ, मेरी वहाँ से ट्रेनिंग हुई है, मेरी सर्टिफिकेशन सारी वहीं से है। मैंने जब जम किया हुआ है कार्डिफ यूनिवर्सिटी से, वहाँ से हुआ हुआ है मेरा। इसके अलावा MCPS की ट्रेनिंग डर्मेटोलॉजी की हुई है सेमेस्टर साल से। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ साथ चलती गई हैं, मतलब जॉब के साथ साथ डबल डबल मैं कर रही तो थी। ये जो शायरा वाला आपका टच है, ये कहाँ से आया? ये मेरा बचपन से था। मदर से, फादर से? नहीं, ये मेरे ग्रैंडफादर से आया है। ही वॉज अ वेरी नोन जो कहते हैं पर्सनालिटी ऑफ इन मुल्तान दैट टाइम। इमरोज अखबार के एडिटर थे, इकबाल साहब सिद्दीकी उनका नाम था। तो उनके तंज़ो मज़ाह की शायरी करते थे। अहले कलम कॉन्फ्रेंस का पहला अवार्ड जो था मुल्तान का, वो उन्हीं के नज़र हुआ था। अवार्ड याफ्ता है, हाँ सबसे जी, कम उम्र जी में जी, जो शायरा है वो मुल्तान में आपको जो हाँ इसका जी, जी जी, पाकिस्तान में बिल्कुल अवार्ड मिला हुआ है। बिल्कुल ऐसे अच्छा ही है। सर, असलम साहब तो ठीक है, आपके नाम के आगे ये जो सागर है ये क्या है? ये कोई तखल्लुस है या कोई खिताब है? नहीं, ये तखल्लुस है। असल में इसकी मुनासबत जो है ना जी, हमारे पाकिस्तान के एक नामवर शायर के साथ है। उसकी ज़िंदगी की कहानी इंतहाई दर्दनाक है। तो उनका नाम है सागर सिद्दीकी। वो लाहौर में दाता दरबार के सामने फुटपाथ के ऊपर और शिकस्ता हाल जो है एक काले से फटे हुए कंबल में लेटा रहता था, और वो बड़ा अजीम शायर था। तो
हमारी उससे दोस्ती थी, तो लाहौर जाते तो स्पेशल उसको नाश्ता कराने जाते थे। उनका कलाम भी आपकी नज़र से गुजरा होगा कि गुर सिखा देंगे बादशाही के, हम फ़कीरों से दोस्ती कर। वाह वाह, बहुत खूब। एक दफ़ा इंडिया में अयूब खान साहब ने उनका कलाम सुना, गज़ल सुनी। जब गज़ल सुनी तो उन्होंने पूछा कि बड़ी लाजवाब गज़ल है, कौन शायर है, उससे तो मिलवा दें। उन्होंने कहा वो तो लाहौर में रहता है। कहाँ रहता है लाहौर में? कि लगे वो दाता दरबार के सामने कहीं मिल जाएगा, कुछ डाल देता है, खा लेता है, पी लेता है, वरना भूखा रहता है, दरवेश है। अयूब खान जब यहाँ आए तो उन्होंने अपने जनरल को कहा कि उन्हें लेके आए। तो उन्होंने जाके उठाया उन्हें, वो बेचारे नशे में मखमूर थे, पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जी अयूब खान को अगर मुझसे कोई बात करनी है तो वो आ जाए मेरे पास, मुझे तो उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अयूब खान खुद आ गए, उनसे मिले तो उन्होंने कहा जी सागर साहब आप कुछ कहते हैं? उन्होंने कहा कि जिस देश में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस देश के सुल्तान से कुछ भूल हुई, मेरे दिले नादान से कुछ भूल। तो वो एक बड़े नामवर शायर थे और हमारा उनसे कुछ थोड़ा दोस्ताना था। तो कभी कभी जाते थे दाता दरबार पे और उन्हें नाश्ते वगैरह के ऑफ़र करते, मानते बड़ी मुश्किल से थे। तो बैठ जाते, एक दफ़ा बैठ गए, मैंने कहा जी क्या खाएं पिएंगे? कहते बस हमने क्या खाना, हमने वो जो है ना वहाँ बनवा लिए पराठे इसके पालक वाले। जब उन्हें पेश किए उसने उन्होंने देखा, भाई एक मिसरा तो मुझे याद नहीं है, एक में उन्होंने कहा कि रोटी को घी लगाना भी एहतराम गंदम है। तो वो बहुत पाए के शायर थे। उस मुनासबत से फिर जो है ना जी उन्होंने मुझे भी अपनी ज़ुबान से कहा कि राना मोहम्मद असलम साहब, उस मोहब्बत और उल्फत की वजह से तो ये फिर आपके नाम के साथ जी नाम अटैच के हो। साथ आ गया। और मैं अपने कुछ टूटे फूटे जो अशार कहता हूँ उनमें बस कह देता हूँ। नहीं माशाल्लाह आपकी शायरी तो बड़ी अच्छी है। अच्छा सर, तालीम की तरफ आते हैं। माशाल्लाह आपको इतना अच्छा हो गया, 50 साल से आप जो है तालीम के जी, शोबे जी। से मुंसलिक हैं। आज की तालीम में और पहले की तालीम में आप क्या फ़र्क देखते हैं? आज ज़माना मॉडर्नाइज हो गया है और तालीम की बजाय दूसरी जो फ़रूआत हैं उन पर लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इदारों में भी और स्कूलों में भी। और निज़ाम तालीम जो है ना आज का, मैं समझता हूँ कि उसके बराबर नहीं है। नहीं है। उस वक्त उस्ताद आदमी आदमी बनाते थे, उस वक्त के उस्ताद आदमी आदमी बनाते ऐसा ही थे। है। आज आदमी नहीं बनाते हैं कि डिग्रियां हैं लेकिन इंसान बहुत कम है। अच्छा सर, ये डिग्रियों के अलावा जो आजकल जनरेशन में देखा जाता है कि जितना मर्जी पढ़ लो, आपको एंड में जो जॉब है वो तो सिफारिश से मिलेगी। डिग्रियों वाले जो है बाजू धक्के खाते फिरे। तो जो स्टूडेंट्स हैं आपने उनमें रुझान देखे कि कम हो गया पढ़ाई का? नहीं, पढ़ाई का रुझान तो कोई कम नहीं है। लोग जो है ना जी रोज़गार के लिए ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आज मकसद ये है, पहले मकसद ये था कि वो उन्हें अच्छा इंसान बनाने के लिए तालीम दिलाते थे। बिल्कुल ठीक है। और इस मेरी दलील में कोई शक नहीं है। मैं आपको एक दूसरा ये हुआ है कि पहले स्कूल गवर्नमेंट के थे सिर्फ, जी जी। अब कई इकसाम स्कूल की हो गए हैं, अब तदरीस तिजारत बन गई है। आज आप देखेंगे तो ये एक ट्रेड है ट्रेड बन गया बिल्कुल। और ट्रेड भी बड़ा कामयाब है। हर आदमी कहता है कि मैं बच्चे को अपने को 10,000 20,000 रुपये महीना फीस भर के पढ़ाऊँ, पढ़ाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा फीस वाले इदारे में पढ़ाऊँ। लेकिन मेरा हाँ जी। शायद आप हमारी जो है सोच एग्री ना करें, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा फीस दे के हम तो फीस तो पे कर देते हैं, लेकिन हमें अपने इतना कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं नहीं हो होता रही है। कि हमें ये यकीन नहीं होता कि इतनी फीस के मुताबिक जो हम चाह रहे हैं वो बच्चा पढ़ भी रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब गुजारिश ये है कि वो बरसन रोज़गार तो आ जाते हैं लेकिन आजकल वो भी मुश्किल हो गया है और ऐसा कल्चर चल गया कि बगैर पैसे के नौकरी नहीं मिलती। नहीं मिलती। काबिल पीछे रह जाते हैं और मेरिट है नहीं और नालायक आगे आ जाते हैं। ये हो रहा है, लेकिन वो अच्छे आदमी इंसान नहीं बनते। तालीम का बुनियादी मकसद ये है कि हम अच्छे इंसान बने इंसान बने। और हम मुआशरे
की डेवलपमेंट करें। वही जो एक जुमला है कि पढ़े लिखे जाहिल ना बने, जाहिल, बिल्कुल। और जो है ना जितना आपने तालीम हासिल कर ली उसमें आपकी हम तरबियत मैटर करती है। तरबियत नहीं पाकिस्तान हो रही ना और नजरिया पाकिस्तान के मुताबिक तालीम के जरिए अच्छे आदमी बनाने से कासिर है, कासिर है, बिल्कुल ऐसा। बुनियादी चीज है। अच्छा डॉक्टर मनाल, किन में आप बताएं आजकल पेशेंट्स को, जो खवातीन है, उनको किन किन मसाइल का सामना है? लेकिन जी आजकल वेदर माशाल्लाह अभी तो बड़ा अच्छा हुआ हुआ है, लेकिन एज यू नो पाकिस्तान में 12 महीने गर्मी ही रहती है। अच्छा, इस वेदर में भी प्रॉब्लम्स है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ऑब्वियसली ये आप ये समझे अनसीफ वेदर जो आ रही, कंडीशंस चेंज हो रही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो मुल्तान में ऑब्वियसली चेंजेस आते हैं। अब इसमें ज़्यादा ख़तरा ये होता है कि डिफरेंट जो बीमारियां होती है, वायरल इन्फेक्शंस मुहलिक होते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट्स बीमार हो रहे हैं। अब मेरे पास स्किन के जितने भी पेशेंट्स आते हैं, यूजली एक्नी के साथ बहुत आ रहे हैं, मेलास्मा के पेशेंट्स आ रहे हैं, रेशेस के साथ आ रहे हैं, इचिंग के साथ आ रहे हैं, तो इस वेदर में ये चीज़ें होना बहुत कॉमन है। बिकॉज जैसे वेदर चेंज होता है, खारिश होती है, बंदे को ड्राइनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो रही होती है, आपकी स्किन अपनी स्किन के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रही होती है, और लोगों को लगता है कि पता नहीं किसी वजह से हो गया है, कुछ वो है। हाँ जी, हाँ जी, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, दम दरूद तावीज़ करनी शुरू बिल्कुल कर ऐसे ही देते है। हैं। बिल्कुल जैसे डॉक्टर हाँ। मनाल ने बताया कि खवातीन को इन्हीं मसाइल का सामना है। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके डॉक्टर मनाल से पूछेंगे इसका सोल्यूशन क्या है और वो क्या क्या चीज रिकमेंड करेंगे कि खवातीन को करवानी चाहिए। तब तक जी आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से भर वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्र मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे पता है आप स्क्रीन के सामने से उठे नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्टर मन्नाल सिद्दीकी ने आपको प्रॉब्लम्स तो बता दी कि खवातीन के साथ ये होती हैं, और यकीनन आप उनके सोल्यूशन का इंतजार कर रहे होंगे कि वो हमें सोल्यूशन क्या बताएंगी। जी चलते हैं डॉक्टर मन्नाल की तरफ और उनसे पूछते हैं कि इन सारी चीजों का जो सोल्यूशन है वो क्या है। जी तो डॉक्टर मन्नाल, ये सब चीजें तो आपने बताई, अब इनका सोल्यूशन बताएंगे क्या है? अच्छा, बेसिकली ऐसे है, सबसे पहले हम एक्ने पे आ जाते हैं। आजकल आप ये समझें कि अराउंड 15 ईयर्स आफ्टर प्यूबर्टी हमारे पास जितने भी मसले आते हैं खवातीन में, वो ज़्यादातर यही आते हैं कि जी एक्नी हो गया है। अब एक्नी ना 2 से 3 तरह की होती है। कुछ हार्मोनल बेस्ड एक्नीज होती हैं, कुछ इस किस्म की एक्नीज होती हैं कि आपके अगर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से, अगर आप अपनी केयर प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मल्टीपल इश्यूज़ की वजह से एक्नी हो रही होती है। तो ये देखना कि एक्नी किस तरह की है, उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती है। हमारे यहाँ खवातीन यूजली जो आती हैं वो क्या करती हैं कि जी उसने मुझे, मैं पार्लर पे गई थी, उसने मुझे बताया कि ये क्रीम लगा लो, इससे ठीक हो जाएगा। उसने 7 क्रीमें बनाकर दे दी, उससे ठीक हो गया। एक चीज आप यहाँ जी। पे ये जो चीज आप करेक्ट करती है कि ये सब काम तो कॉलर्स में भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप आना क्यों रिकमेंड करेंगी?
अच्छा देखिए, पॉलर्स में जो काम हो रहे हैं ना, हम उसको टोटली कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। वो इस वजह से क्योंकि पॉलर्स की उनको स्किन का वैसे आइडिया नहीं है जैसे हमने एक एनाटॉमी बकायदा पढ़ी है। हमें पता है आपकी स्किन की 6 लेयर्स हैं। क्या आपको पता है आपकी स्किन की 6 लेयर्स हैं? मैंने पढ़ा 6 लेयर्स है, ये नहीं पता है कि कि ऊपर कौन तक सी लेयर पहुंचने पे, के लिए हाँ, हमें नीचे को कौन कैसे सी ठीक लेयर करना में पड़ेगा। ऑब्वियसली जो एक्नी आ रही है वो डर्मल एक्नी भी हो सकती है, वो इन्फ्लेमेटरी एक्नी भी हो सकती है, नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्नी भी हो सकती है। जो आपको मेलास्मा या फ्रैकल्स बन रहे होते हैं, हम कॉमन लैंग्वेज में कह देते हैं कि जी फ्रैकल्स हैं, वो फ्रैकल्स नहीं होते। कुछ को वो मेलास्मा होता है, कुछ को मेलारेशेस होते हैं, कुछ को कुछ होता है। अब बेसिकली बीइंग इन द पार्लर और ब्यूटिशियन, मैं उनको गलत नहीं कहती, लेकिन उनको उस हिसाब से नहीं पता चीज़ों का जिस तरह से हमें पता है। अगर डर्मल मेलास्मा है किसी को, वो स्किन के ऊपर नहीं होता, वो नीचे होता है, तो वो लाइटर होता है। अब खवातीन अगर ब्यूटिशियन के पास जाएंगी, वो कहेंगी ये तो बहुत हल्का सा है, इस पे ये क्रीम लगा लो, ये ठीक हो जाएगा। क्रीम के नाम पे बेटनोवेट बहुत कॉमन प्रैक्टिस की जाती है। अब बेटनोवेट आपकी स्किन को मजीद ख़राब कर देती है। फॉर द टाइम बिंग 1 से 2 सेशन में आपको फ़र्क पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, आपकी स्किन पे और ज़्यादा वो धब्बे नुमायाँ हो जाएंगे, इतनी डार्कनेस हो जाएगी। और फिर खवातीन जब हर तरह से ब्यूटिशियन से होकर आ जाती हैं, फिर हमारे आके तरले मिनते करना शुरू कर देती है कि जी अब इसको ठीक कर दें। तो ये ना यहाँ के लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि रिलेटेड टू स्किन यू हैव टू विजिट अ डर्माटोलॉजिस्ट बिफोर गोइंग टू एनी ब्यूटिशियन, बिकॉज ऑब्वियसली जिस तरह से हम आपकी स्किन देखेंगे, टैकल करेंगे, वो नहीं कर सकते। और दूसरा एक हमारी खवातीन में जो चीज़ अहम है, उनको ये होता है कि जी हम जैसे पॉलर से आए हैं ना, यहाँ से हमने ट्रीटमेंट करा, जब हम निकले हमें घर वाले पहचानने से इनकार कर दें कि ये हो गया। एक्चुअली उनको ये नहीं पता कि स्किन पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। इट टेक्स टाइम टू हील योर स्किन अप। आप आए हैं एक्ने के लिए आप देते हैं, उसमें कितने सेशंस आप कहती हैं? देखिए, एक्ने के लिए मल्टीपल ट्रीटमेंट्स होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्ने में माइल्ड, हाँ देखिए उसमें जी वो स्किन टू स्किन वेरी करता है, क्योंकि उसके अंदर देखें एक्नी जो है वो स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होती है। किसी की ड्राई स्किन है, हो सकता है उसको नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्नी हो, ओपन क्लोज्ड कोमिडोन्स हो सकते हैं, कोमेडोजेनिक एक्नी हो सकती है। ऐसे लोगों को मैं रिकमेंड करती हूँ कि वो साथ ही साथ स्टैटिक प्रोसीजर्स लें। आपकी स्किन स्टैटिक प्रोसीजर से एट वन गो तो नहीं ठीक होगी, लेकिन इट्स अ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट टू योर स्किन। आपकी एजिंग लेट होगी, आपके जो एक्नी स्कारिंग है वो नहीं होगी। अब वो अंदर से आप अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं PRP रिकमेंड करती हूँ, दिस इज द बेस्ट प्रोसीजर एंड केमिकल पील। उसमें अंदर से आपकी स्किन को जो है ऑयली स्किन को बिल्कुल लाइटर कर देना है, ड्राई कर देना है, तो एक्नी नहीं निकलेगी। जिनको हार्मोनल इश्यूज हैं, साथ में हम हार्मोनल ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएंगे, उनकी एक्नी निकलना बंद हो जाएगी। बट इट टेक्स टाइम, एटलीस्ट 3 to 6 सेशंस आपके कहीं नहीं जाते हैं। आपको आफ्टर एवरी मंथ कुछ ना कुछ कराना पड़ता है ताकि स्किन आपकी इसको बेयर कर सके। एंड फॉर ऑल दोज, सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा है, फॉर ऑल दोज लेडीज जिनको इश्यूज हैं एक्नी के, आई वुड हाईली रिकमेंड कि वो विजिट कीजिए और हमसे प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। अगर नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट घर में अपनी रूटीन सेट करें। रूटीन में आप बेसिक क्लेंजर्स यूज कर सकते हैं कंटेनिंग सैलिसाइलिक एसिड। क्लेंजर्स भी मेरा ख्याल है कि आपको मेडिकेटेड अच्छे होते हैं और आपको किसी ने रिकमेंड किए। हाँ, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है आजकल। खवातीन रेटिनॉल क्योंकि बहुत ट्रेंड हुआ हुआ है, हर एज ग्रुप के लोग लगा रहे हैं। अब रेटिनॉल प्रेफरेबली जो है सिर्फ 30+ के लोगों के लिए रिकमेंडेड है, लेकिन हमारे यहाँ तो 17-18 साल के जी ओपन पोर्स हो गए लगा रहे हैं। तो यू शुड नो योर स्किन टू अप्लाई एनीथिंग। ये नहीं कि अन्य व हर चीज़ जो है अप्लाई करना शुरू कर दिए, तो थोड़ा ये ख्याल करना पड़ता है। आपसे अगर पूछूं जी, ये जो मोबाइल है, बच्चे आजकल हर बच्चे के मोबाइल हाथ में है, उसका पढ़ाई पे क्या असरअंदाज है? मस्बत है, मनफी है, या आप समझते हैं कि उसका पढ़ाई के साथ कोई कनेक्शन नहीं? इसके जो है ना जी, ओवरऑल मनफी असरात और हमारे इस माशरे के लिए जो है फ़ायदा मंद नहीं है। बच्चे जो है, अब ये डॉक्टर साहिबा बैठी हैं, बेहतर समझती हैं कि जो दिन में 12 घंटे में 8 घंटे वो मोबाइल की शुआएँ और आँखें ख़राब होंगी छोटे छोटे बच्चों की। आज बच्चा जो है साल का होता है तो मोबाइल छोड़ता ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, उन्हें इस किस्म का जो है कि हो गया है जी। तो मेरे ख्याल में ये जो है ना जी ज़्यादा मुफीद नहीं है। अगर इसको बस यहीं तक रखा जाए कि भाई हम बातचीत कर लें, रब्ता कर लें टेलीफोन की जगह। लेकिन सर, ये आजकल उन्होंने स्टडी जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर दी। इसमें एक और भी चीज़ है, अभी बहुत हकीकत से दूर बातें होती हैं, बनावटी होती हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है
जो मजहब और पाकिस्तानियत के खिलाफ है। मैं देखता हूँ जो हम फारिग लोग हैं तो बैठे रहते हैं, कभी चले देख लिया। माशाल्लाह, आपने बड़ी खिदमत दी हैं। अगर आप फारिग हो के अब सर्वे करते भी हैं कि आजकल क्या हो रहा है, ये तो हमारे लिए एक अच्छी वो चीज है तो ना। कर लिया हमने, गदा से शाह तक दुनिया में सब शागिर्द हैं मेरे, पैगंबर इल्म का वो सब मुझे उस्ताद कहते हैं। तो वो तो एक वक्त था, गुजर गया है। तो अब कुछ ऐसा वक्त है कि अब भी दोस्त अहबाब का मकसद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा एक है हमारे साथ, तो आपस में हम एक्सचेंज करते रहते हैं। तो इस मोबाइल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसमें नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा हैं और ऐसी बातें लोग लिखते हैं जिनका कोई भी ताल्लुक नहीं है हकीकत से। और इसके अलावा जिस तरह ग्रुपिंग पार्टी बाजी होती है, उसमें झूठ, उसमें बहतान और उसमें जो ना आदमी गुनाह का मुर्तकिब होता है। बिल्कुल वो व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए झूठी मन घड़त कहानी, सच्चाई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सच्चाई से दूर जो है ना, अब बच्चे जो हैं वो असर लेते हैं, उनको सच्चाई और उसमें तमीज़ नहीं होती, अभी उनका जहन कच्चा होता है। तो अब वो झूठ पे ही अपनी मंजिल इस्तवार कर ली, या आजकल एक दूसरे को गाली देना ही जो है ना जी वो बन गया हमारे लिए, हमारे और मकासद ही नहीं है पाकिस्तानियत के लिए, ये इस्लाम के लिए। बिल्कुल सर, ऐसे जो पहले गाली देते थे ना, कहते थे वो उसको गाली गाली दी है, दे, इससे हाँ। गाली दी है। लेकिन अब तो मेरा ख्याल है कि बात इतना शुरू बाद में common, होती है, पहले बिल्कुल। गाली से। नहीं, नाम अगर ही गाली से start अक्सर जिस है। तरह ये गालियां बढ़ रही हैं तो फिर हम तो सभी मोमिन तो नहीं, फासिक होकर मरेंगे। वो आदमी दीन से खारिज हो जाता है जो गालियां देता है, लेकिन गाली तो कल्चर बन गया, बिल्कुल ऐसे ही है। देखने में आता है। और अगर किसी को अगर हम ऐसा कह देते और हैं जो यार गाली ना दो, वो कहते हैं प्यार से जो दिए। इन पे लिखते और कमेंट्स करते हैं उनका यकीन कीजिए कि मुताले से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसे ही है। बस वो अपनी मन घड़त कहानी लिखते हैं हमारी और आज जो की मर्जी लिख दें। जनरेशन को पता ही नहीं कि बेसिक इस्लाम के 5 पिलर्स कौन से हैं, तो व्हाट कैन यू एल्स एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, क्योंकि कैरेक्टर बिल्डिंग तो खत्म हो गई है ना स्कूल तो से। सर ये जो उन्होंने प्रेप क्लास के बच्चे को भी बता दिया कि जी आपकी जो डायरी है वो व्हाट्सएप में आएगी, आप लिखोगे नहीं। तो बच्चे को माँ ने तो और मोबाइल फिर दे दिया अभी कि आप देख लो। अब एक हमें नहीं पता। इनमें ना इसमें अब एक बदअखलाकी का बेदा होता है कि बच्चे अखलाक से भी दूर हो जाएंगे। बच्चे जो है वालिदैन की वो इज्जत और दूर तकरीम हो नहीं चुके करेंगे। हैं जो थोड़े बहुत हैं तो वो। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे मुआशरे के, इस्लामी मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने का। अच्छा, स्पोर्ट्स का स्टडी से क्या कनेक्शन है? पहले तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी बड़ा फोकस किया ये जाता बड़ा है। होता था, हम बचपन में कबड्डी खेलते थे और उससे एक स्पिरिट पैदा होती थी हमारे अंदर, बर्दाश्त पैदा होती थी, कुव्वत बर्दाश्त पैदा होती थी कि हमने अगर किसी को गिरा दिया तो वो आदमी हमसे गुस्सा नहीं करता था, बल्कि थपकी देता था कि आप हावी हो गए। आजकल तो एग्रेसिव हो जाएंगे, उसको बुरा भला कह देंगे, अगर हारेंगे तो शिकस्त खाएंगे। तो वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो भी ख़त्म हो गई है। फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, कुश्ती, ये हमारे खेल थे बचपन में, स्कूल के खेल थे। हाँ, और हम तो पंजाब भर में एक दफ़ा हमारा जो देहाती स्कूल है उसने रस्सा कशी और फुटबॉल में जो है ना जी वो जो सेहतमंदाना गेम थी वो ख़त्म हो गए। बिल्कुल। अब तो बीमारी खेल शुरू है। ऐसे ही है सर, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। जी डॉक्टर मनाल, ये जो ख़वातीन के लिए भी और मर्द हजरात के लिए भी जो हेयर फॉल है, इसका बेसिक वजह क्या है जी? क्यों है हेयर फॉल? हेयर फॉल एक तो वेदर इंड्यूस्ड होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये डॉक्टर मनाल, ये कि मुझे लगता है पूरा साल रहता है। हाँ। इसमें वेदर का कोई लेना देना है ही नहीं। देखिए उसके अंदर फिर डिफरेंट कैटेगरीज होती है ना, हमें देखना पड़ता है कि ये वाकई वेदर इंड्यूस है। डिफरेंट हमें फैक्टर्स रूल आउट करने पड़ते हैं। कुछ अगर वेदर इंड्यूस होगा तो वो आप नोटिस करेंगे कि जी गर्मी में ज़्यादा हो रहा है, सर्दी में ठीक हो रहा है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके सरों पे खुश्की ज़्यादा हो जाती है, खुश्की की वजह से हेयर फॉल हो रहा होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको विरासती मिला हुआ होता है, उनके हेरिटेज में होता है, तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहलाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बाल झड़ स्टार्ट हो जाता है, पैचेस बने हुए होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स होती है हेयर फॉल की, इनको अपनी टाइप के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है। आपकी क्लिनिक में सबसे ज्यादा कौन सा इनमें मसला आता है? एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बहुत आता है। ऐसे लोग अक्सर मेल्स आके ये कंप्लेन करते हैं कि जी मेरे वाले साहब तो अब बूढ़े हो गए, उनको इस उम्र में हो तो समझ में आता है, हम तो अभी जवान हैं, हमें क्यों हो रहा है। बच्चे को हेयर फॉल है? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ट्रिगरिंग फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं ना। अब आप देखिए हमारी डाइट उतनी प्योर नहीं रही है जितनी होनी चाहिए थी। आपके हार्मोनल इश्यूज की वजह से, अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई का कितना स्ट्रेस होता है, अगर आपकी ऑयली जिल्द है, या ऐसे लोग जिनकी डाइट में ब्रॉयलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है,
یا ایسی خواتین جو کہ جنک فوڈ بہت زیادہ کھاتی ہیں، ایون بچے تو بہت کھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں میں بھی ہیئر فال کا ہونا، ایکنی ہونا، میلاسما ہونا از ویری کامن دیز ڈیز. تو لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہمیں کس وجہ سے، آپ ان میں سے 1-2 فیکٹر جس کی وجہ سے ہو رہا ہوگا وہ ختم کریں گے، ان کا وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ اس کو کیا چیز ریکمینڈ کرتی ہیں کرانے کے؟ اس کے لیے تو میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ پی آر پیز کرائیں. پی آر پی آفٹر 15 ایئرز آف ایج کوئی بھی کرا سکتا ہے. اس کا سب سے اچھی خوبصورتی پی آر پی کی یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کا بلڈ ہم یوز کرتے ہیں، اس کا جو وائٹ سیل ہوتا ہے وہ دوبارہ انجیکٹ کیا جاتا ہے آپ کے ہیئر میں. اگر تو روٹ آپ کے بالوں کی جڑ کی پریزنٹ ہے وہاں پہ تو آپ کا بال دوبارہ گرو ہوگا اور اسٹرانگ ہوگا. اور جو اگر بال جھڑ کسی کو لگا ہوا ہے یا کسی کی ڈینڈرف ہے، یہ والے سارے ایشوز آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کی جڑ ہی ختم ہو چکی ہے، اندر کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو وہ پھر اس حساب سے نہیں ہوتا، تو وہ ہمیں ڈفرینٹ اس پہ لیولس پہ جا کے چیک کرنا پڑتا ہے. لیکن موسٹ پروبیبلی ہمارے ادھر جتنی بھی ہے وہ پی آر پی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. آئلنگ وغیرہ کہتے ہیں، اور یہ اس کا بھی تو کنیکشن ہے اس کے ساتھ؟ بالکل، آئلس آپ لگا سکتے ہیں، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ہیئر کو کون سے نیوٹریشن کی ضرورت ہے. نیوٹریشن بیسڈ آئلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. آلو آئل آپ لگائیں، اٹس ویری گڈ. اکثر لوگ کاسٹر آئلس لگانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ڈفرینٹ آئلس جو ہوتے ہیں نا ان کی تاثیر مختلف ہوتی ہے. وہ کبھی کبھار آپ کی جلد کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ادر دین دیٹ کہ وہ آپ کو فائدہ پہنچائیں، وہ آپ کو نقصان کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ذرا دیکھ کر استعمال کرنے چاہیے کہ کون سا ہے. پراپر ٹریٹمنٹ از مسٹ. آپ نے ماشاء اللہ اسٹڈی اتنا سا بڑا، کوئی بچہ ایسا، کوئی شاگرد آپ کا ایسا ہے جو ابھی بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہو، کنیکشن میں ہو؟ جی الحمدللہ. کسی کو کوئی مسئلہ آتا ہو تو وہ آپ کے پاس آتا ہو، جی یہاں پہ مجھے مسئلہ ہے؟ نہیں، وہ شاگرد ہے میرے، عقیدت سے ملنے آتے ہیں. الحمدللہ 2020 اسکیل میں وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں. ایک ہیڈ آف علوم اسلامیہ یہاں امرسن کالج سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، ملک محمد اسلم صاحب. باقاعدہ میرے پاس تشریف لاتے ہیں اور گفٹ بھی لاتے ہیں، اور میں بیمار تھا تو وہ بہت زیادہ انہوں نے توجہ دی. ایک میرے شاگرد قیوم خوگانی تھے، ایف آئی اے کے ڈائریکٹر تھے یہاں پہ. وہ بیچارے کرونا سے پچھلے دنوں اللہ کو پیارے ہو گئے 1.5-2 سال پہلے. وہ بھی اسی طرح. اور ہمارے شاگرد بہت سعادت مند ہیں، وہ اب بھی جھک کر ملتے ہیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ہمارے منع کرنے کے باوجود. اب وہ بھی باتیں جو ہیں ہم نہیں دیکھ رہے معاشرے میں کہ وہ بھی دن کے خدمت استاد کے عوض جی چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجئے. آیا زمانہ ایسا کہ شاگرد پس سبق کہتا ہے ماسٹر جی سے بل پیش کیجئے. تو اب وہ وقت آ گیا ہے. ابھی بھی ایک میرے شاگرد ہیں، وہ انگلش کے پروفیسر ہیں، سینئر ہیں ولایت حسین کالج میں، ان کا ٹرانسفر ہوا ہے. ڈاکٹر محمد شفیق، انگلش میں پی ایچ ڈی. ابھی جب پی ایچ ڈی انہوں نے کیا تو ان کا میسج میرے پاس آیا اور اس میں لکھا تھا کہ استاد محترم، جو انگریزی آپ نے 8ویں میں ہمیں پڑھائی تھی آج ہم اس کی وجہ سے پی ایچ ڈی کر گئے ہیں. یعنی کہنا یہ تھا کہ وہ بنیاد اتنی مضبوط تھی، بالکل وہ آج بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، کام آ رہی ہے جو. اور الحمدللہ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، شکر ہے پروردگار کا. لیکن ہم ان پہ فخر کرتے ہیں، ان کی سعادت مندی پہ. آج تک انہوں نے جو ہے کوئی اپنا رویہ ہمیشہ چینج نہیں کیا، ہاں وہ رکھا ہے کہ اسی طرح احترام والا. جی وہی احترام. اچھا سر، آپ نے بھی کبھی اپنے بچوں کے لیے الفاظ یوز کیے کہ مارو انہیں پڑھاؤ بس؟ کیونکہ آج کل تو اسکولس کے باہر بڑے بڑے بورڈ ہیں، مار نہیں پیار. میں نے کبھی سزا نہ بچوں کو نہیں دی، لیکن جو شرارتی ہیں، کلاس کا نظم و ضبط برباد کرتے تھے، ان میں وہ کچھ نوابوں کے بچے تھے تو ان کو پھر تھوڑا بہت تو سرزنش کرنی پڑتی، جو سارے کلاس کا ماحول خراب کر رہے تھے. لیکن وہ بھی اب یاد رکھتے ہیں کہ جو کچھ سر نے کیا تھا ٹھیک کیا تھا. بالکل. اچھا، کوئی ایک ایسا شاگرد آپ کو یاد ہے جس نے آپ کو بڑا تنگ کیا لیکن وہ آج کامیاب عہدے پہ پہنچ گیا؟ وہ ایسے تو تھے، لیکن وہ جاگیردار لوگ ہیں، انہیں نوکری اور عہدوں کی ضرورت نہیں ہے جی. تو وہ ہیں، اب بھی ہیں. ایک طارق خاک والی تھے، ایک اور باتوزئی تھے، وہ شرارتیں کیا کرتے تھے، لیکن ملتے مجھے اب بھی
मार भी खाते थे लेकिन मिलते ज्यादा एहतराम, जितनी मार खाते थे उतने एहतराम से उतने मिलते। एहतराम से मिलते यानी उनके दिमाग में ये है कि ये उस्ताद का अमल मुनसिफाना था, हमारी बेहतरी के लिए था, बेहतरी के लिए था। कोई जातियात के लिए उस्ताद नहीं करता, कोई उस्ताद नहीं करता। मैं इस पर ईमान रखता हूँ, जानता हूँ बहुत सारे उसी फील्ड को जानता हूँ, पंजाब भर के फील्ड को जानता हूँ कि असातिज़ा का ये शेवा नहीं है। अच्छा सर, अब आप क्या समझते हैं कि पढ़ाई के लिए, बेहतर पढ़ाई के लिए हमें किन इक़दामात की ज़रूरत है? पढ़ाई का हाल ये है कि मैं आपको क्या बताऊं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे पंजाब में, उनमें जो टीचर्स काम करते हैं उनकी तादाद है 3.5 लाख। 1.25 लाख उस्ताद जो है इदारों में नहीं है इस वक्त, 1.25 लाख इदारों में नहीं है। आपके ज़िला मुल्तान में 60 स्कूल इस किस्म के हैं कि जिनमें सिंगल कर दिया, दूसरी में चला गया, 6 क्लासें पढ़ाता है और 6 क्लासें पढ़ा के बाद दफ्तर को डाक भी भेजता है और फिर उसी स्कूल में मालिका। आज का प्रोग्राम देखा, डॉक्टर मनाल हमारे साथ ही, असलम साहब जो हैं शायर भी हैं और टीचर भी माशाल्लाह रह चुके हैं, हमारे उस्तादों के उस्ताद हमारे साथ थे। तो इन्होंने बड़ी इन्फॉर्मेटिव आपसे बातें शेयर की। डॉक्टर मनाल ने बताया कि कुछ भी चीज़ उठा के अपनी स्किन पे मत लगा लें, प्लीज़ इनसे कनेक्ट करें, जो ये रिकमेंड करेंगी वो लगाएं। और आप कमेंट सेशन में जाके ज़रूर बताना है कि आपकी बचपन की कौन सी ऐसी याद थी जिससे आज भी याद करके आप मुस्कुरा पड़ते हैं। तो कल नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।